नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने की असली कला क्या है? क्या सिर्फ समझदारी से निवेश करना ही काफी है? या फिर पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी मानसिकता इससे भी ज्यादा मायने रखती है? तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ पैसे की नहीं, पैसे की मनोविज्ञान की है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हॉसेल ने, एक ऐसी किताब है जो पैसे को लेकर आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि स्टॉक्स में कब निवेश करें या कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हम इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे हमारी भावनाएं, धैर्य और आदतें हमारे आर्थिक जीवन को आकार देती हैं। इसमें आप जानेंगे क्यों अमीर बनने और अमीर बने रहने की सोच अलग होती है, कैसे लालच और डर हमारे निर्णयों को बिगाड़ सकते हैं, और क्यों सबसे बड़ा निवेश ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार है। इस ऑडियो बुक को हमने खास तौर पर हिंदी में सरल और रोचक कहानी शैली में तैयार किया है ताकि हर श्रोता इससे जुड़ सके, चाहे वह विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो या एक उद्यमी। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आप अपनी आर्थिक सोच को साफ साफ देख पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से सुना तो पैसे को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस प्रेरणादायक यात्रा की। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 1। सौरभ एक छोटे शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था, फाइनेंशियल फ्रीडम का। उसे हमेशा लगता था कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़ी जॉब या बहुत तगड़ी स्किल्स चाहिए होती हैं। लेकिन महीने के अंत में उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता और वही चिंता फिर से शुरू हो जाती। एक दिन ऑफिस के ब्रेक में उसने अपने एक दोस्त को किताब पढ़ते देखा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्त ने सिर्फ इतना कहा, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसों के बारे में सही सोच। उस दिन के बाद सौरभ ने तय कर लिया कि वह इस किताब को खुद पढ़ेगा। और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी सोच बदलने लगी। पहला सबक, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। किताब में सबसे पहला आइडिया था, धनी बनने और धनी बने रहने में अंतर होता है। सौरभ ने जाना कि अमीर बनने के लिए आपको बोल्ड डिसीजंस लेने होते हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। यही फर्क जेस लिवरमोर जैसे लोगों की कहानी में दिखता है, जिसने स्टॉक मार्केट से खूब पैसा कमाया, लेकिन अपनी सोच और डिसीजंस पर काबू न होने की वजह से सब कुछ खो दिया। सवाल आपसे, क्या आपने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया जो बाद में रिग्रेट में बदला? कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा सबक, कंपाउंडिंग इज द रियल मैजिक। किताब में बताया गया कि ज्यादातर लोग पैसा तेजी से कमाने की सोचते हैं, लेकिन असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है, कंपाउंडिंग के जरिए। सौरभ ने जाना कि छोटा निवेश भी अगर लगातार किया जाए तो बड़ा बन सकता है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल इसमें सबसे बढ़िया है। उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत कम उम्र में शुरू की और लगभग 80% से ज्यादा उनकी नेटवर्थ 50 की उम्र के बाद बनी। यानी वेल्थ बनाने की कुंजी है लंबे समय तक टिके रहना। सोचने वाली बात, अगर आप भी छोटी सेविंग्स को बेकार समझकर इग्नोर कर रहे हैं तो सोचिए, क्या आपने कंपाउंडिंग की ताकत को समझा है? कमेंट में अपना नजरिया बताएं। तीसरा सबक, रीजनेबल रैशनल। किताब कहती है कि फाइनेंस डिसीजंस जरूरी नहीं कि हमेशा लॉजिकल हों, वे हमारे एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होते हैं। सौरभ को याद आया कि जब उसके पापा ने पहली बार एफडी में पैसे डाले थे तो उन्होंने कहा था, शेयर मार्केट रिस्की है बेटा, जबकि असल में वो डर सिर्फ उनकी जनरेशन के एक्सपीरियंसेस का नतीजा था। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हम अपने पर्सनल अनुभव के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। इस बात ने सौरभ को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वो भी इनहेरिटेड फियर में जी रहा है? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर थे और गैस स्टेशन पर काम करते थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो पता चला कि उन्होंने लगभग $8 मिलियन छोड़े। ये कैसे हुआ? सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टिंग और पेशेंस से। ये कहानी सौरभ के दिल में उतर गई।
उसने सोचा, अगर रोनाल्ड जैसे साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे की कहानी मिस न हो जाए। अगले भाग में सौरभ सीखेगा कि डर और लालच कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस को बर्बाद कर सकते हैं। क्या आपने कभी लालच या डर की वजह से गलत फाइनेंशियल डिसीजन लिया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 2। पिछले कुछ दिनों में सौरभ की सोच में बड़ा बदलाव आया था। अब वह हर डिसीजन से पहले सोचने लगा, क्या ये मेरी शॉर्ट टर्म फीलिंग है या लॉन्ग टर्म सोच। वो अब धीरे धीरे समझ रहा था कि पैसा कमाना एक स्किल नहीं, एक सोच है। लेकिन असली चैलेंज तब आया जब उसे एक फ्रेंड ने कहा, बिटकॉइन में पैसा लगा दे, रातों रात रिटर्न्स मिलेंगे। सौरभ थोड़ा हिला, लेकिन उसे याद आया द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बड़ा चैप्टर इसी बारे में था। चौथा सबक, ग्रीड एंड फियर आर योर वर्स्ट एनिमीज। सौरभ ने पढ़ा कि पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसे बचाना मुश्किल है, क्योंकि हम अक्सर लालच या डर से डिसीजंस लेते हैं। हर्षद मेहता का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक टाइम पर पूरा देश उनके स्टॉक टिप्स के पीछे भागता था, लेकिन ग्रीड ने उनका अंत कर दिया। मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, इनफ इज नॉट अ नंबर, इट्स अ माइंडसेट। यानी आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर बस थोड़ा और की भावना नहीं जाती तो कभी पीस नहीं मिलेगा। सवाल आपसे, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि थोड़ा और चाहिए और उसी में नुकसान हो गया? कमेंट करके बताएं। पांचवा सबक, फ्रीडम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस। सौरभ ने महसूस किया कि असली रिचनेस का मतलब लग्जरी कार्स या ब्रांडेड कपड़े नहीं है, बल्कि कंट्रोल ओवर योर टाइम है। अगर मैं सुबह बिना अलार्म के उठ सकूं, अपने मन से काम कर सकूं, वही असली वेल्थ है, उसने अपने डायरी में लिखा। एलोन मस्क, विराट कोहली या आर रहमान जैसे लोग इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टाइम और एनर्जी को अपने रूल्स पर खर्च करना सीखा है। सौरभ ने सोचा, अगर मैं आज से 500 रुपए भी हर महीने सेव करता हूं, तो 10 साल बाद मेरे पास एक ऑप्शन होगा, टू चूज फ्रीडम। सोचो जरा, क्या आपने कभी टाइम को पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, या अब तक आप भी बस पैसा ही दौलत मानते रहे? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। छठा सबक, यू आर नॉट अलोन इन दिस गेम। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, ये बात सौरभ को धीरे धीरे समझ आ रही थी। एक दिन उसने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए और अगले ही हफ्ते मार्केट गिर गया। उसका मन हुआ कि वो पैसे निकाल ले, लेकिन फिर उसने किताब का एक वाक्य याद किया, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स, बट स्टेइंग इन द गेम इज। इस लेसन में ऑथर बताते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉसेस को लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए। जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू करते समय कहा था, रिस्क मत देखो, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखो। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, राजकुमार राव। राजकुमार राव आज के बेस्ट एक्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में उनके पास ना पैसा था, ना कॉन्टैक्ट्स। फिर भी उन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट जारी रखा, ना जल्दी फेम की लालच की, ना फेलियर्स से डरे। सौरभ को समझ आया, पैसा भी ऐसे ही बनता है, स्लोली, साइलेंटली, स्टेडिली। अगर आपको सौरभ की कहानी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगला पार्ट भी आप मिस ना कर दें। अगले भाग में सौरभ सीखेगा क्यों लोग दूसरों को देखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और कैसे कंपैरिजन हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। क्या आपने कभी किसी और को देखकर निवेश किया है, और क्या वो डिसीजन सही साबित हुआ? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 3। अब सौरभ हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। जहां पहले वो सोशल मीडिया पर लोगों की फोटोज देखकर खुद को कमतर महसूस करता था, अब वो सोचने लगा, क्या ये मेरी जरूरत है या बस किसी की कॉपी करने की चाह?
इसी माइंडसेट शिफ्ट के साथ वह पहुंचा किताब के अगले अध्याय पर, जो उसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 7वां सबक, यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सब फाइनेंस का एक अलग खेल खेल रहे हैं। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कोई लक्जरी शो ऑफ कर रहा है तो कोई साइलेंट सेविंग्स। सौरभ को एहसास हुआ कि उसका दोस्त जो महंगी बाइक लेकर आया था वो शायद कर्ज में डूबा हो, लेकिन दिखता सक्सेसफुल है। उसने एक बात सीखी, डोंट कंपेयर योर चैप्टर 2 विद समवन्स चैप्टर 20। सोचने वाली बात, क्या आपने भी कभी किसी को देखकर खरीदारी की है जो बाद में बोझ बन गई? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि और लोग भी उससे सीख सकें। 8वां सबक, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। सौरभ के लिए यह लेसन सबसे डीप था। किताब में लिखा है, रिच दिखना आसान है, वेल्दी बनना मुश्किल। क्योंकि जो दिखता है, कार, फोन, वेकेशंस, वो खर्च हुआ पैसा है। और जो नहीं दिखता, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, वही असली वेल्थ है। उन्होंने एक लाइन अंडरलाइन की, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। सौरभ सोचने लगा, क्या मैं भी बस दिखावे में जी रहा था? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, अजिम प्रेमजी। अजिम प्रेमजी विप्रो के फाउंडर, करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। एक समय पर वो खुद से एयरपोर्ट टैक्सी बुक करते थे। उनकी वेल्थ दिखती नहीं, लेकिन दुनिया को इंस्पायर करती है। सौरभ ने सोचा, मैं भी ऐसा बन सकता हूं अगर दिखावे से बाहर निकलूं। 9वां सबक, सेव, जस्ट सेव। अब सौरभ ने एक नया हैबिट शुरू किया, हर महीने की पहली तारीख को सेविंग करना। ना कोई खास टारगेट, ना कोई प्रेशर, बस सेविंग को आदत बना लिया। किताब में ऑथर ने लिखा है, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी जितना कम दिखावा, उतनी ज्यादा बचत। सौरभ ने अपने खर्चों का एक स्प्रेडशीट बनाया और देखा कि वो हर महीने 2000 रुपए आराम से बचा सकता है, बस बाहर खाने और ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा कम करके। एक सवाल आपसे, अगर आज आपकी इनकम 20,000 रुपए है तो आप कितना सेव कर सकते हैं? ईमानदारी से कमेंट करें और अगर पॉसिबल हो तो अगले महीने से सेविंग शुरू करें। अगर आपको सौरभ की कहानी समझ आ रही है, रिलेट कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पार्ट 4 मिस न करें। अगले भाग में सौरभ सीखेगा क्यों इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा असेट है सर्वाइवल, और कैसे फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी और बिहेवियर। क्या आप भी सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में सिर्फ एक्सपर्ट बनना जरूरी है? या आप बिलीव करते हैं कि सिंपल बिहेवियर से भी बड़ा बदलाव आ सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका जवाब मोटिवेट कर सकता है दूसरों को भी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 4। अब सौरभ की लाइफ में एक नया पैटर्न आ गया था, हर सुबह 20 मिनट किताब पढ़ना, खर्चों को लिखना और हर हफ्ते छोटी सेविंग्स करना। उसकी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगी थी। लेकिन उसे अब भी एक चीज परेशान करती थी, क्या मैं सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहा हूं? कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? और तभी उसने किताब में पढ़ा एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, सर्वाइवल इज सक्सेस। 10वां सबक, सर्वाइवल इज द की टू सक्सेस। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है टिके रहना। सौरभ ने महसूस किया कि वो अब तक परफेक्ट प्लान की तलाश में था, जबकि जरूरी ये था कि वो लंबे समय तक गेम में बना रहे। इन्वेस्टिंग में जितने भी लेजेंड्स हुए हैं, बफेट, लिंच, बॉगल, उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ था कंसिस्टेंसी, ना कि हाई आईक्यू। अगर आप 1000 रुपए हर महीने सिप में लगाते हैं और 15 साल तक बिना रुके टिके रहते हैं, तो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू को 5-6 लाख तक ले जा सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, क्रिस गार्डनर। आपने शायद द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस फिल्म देखी होगी। क्रिस गार्डनर की कहानी पर बनी। उन्होंने होमलेसनेस से लेकर मिलियनेयर बनने तक का सफर सिर्फ एक चीज से तय किया, नेवर गिविंग अप। वो हर सेटबैक को सर्वाइवल टेस्ट मानते थे और हर बार पास हुए। सौरभ को अब समझ आ गया था, टिक रहना ही जीत है।
सवाल आपसे, आपने कितनी बार इन्वेस्टमेंट बीच में बंद कर दी सिर्फ इसलिए कि मार्केट गिर गया था या पेशेंस नहीं रहा? कमेंट करके बताएं और सोचें, क्या आप उस समय थोड़ा और रुक जाते तो पिक्चर कुछ और होती? 11वां सबक, इंटेलिजेंस मैटर्स लेस देन बिहेवियर। किताब में ये लाइन सौरभ को सबसे ज्यादा हिट कर गई। Doing well with money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. यानी डिग्री, लॉजिक या टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा जरूरी है सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और पेशेंस। सौरभ ने देखा कि उसके ऑफिस में एक पियोन हर महीने छोटा छोटा पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करता था और वो अब 3 लाख रुपए से ऊपर का फंड बना चुका था, जबकि कई बड़े सैलरीड लोग EMI, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन खर्चों में उलझे रहते हैं। याद रखने वाली बात, बड़ी इनकम होने से आप वेल्दी नहीं बनते, बड़े खर्चों पर काबू होने से आप वेल्दी बनते हैं। सौरभ ने अब खुद पर काबू पाना शुरू कर दिया था। इंपल्सिव खरीदारी बंद, हर एक्सपेंस पर सोच समझकर फैसला। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने करोड़ों कमाए, लेकिन वो कभी फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल में नहीं फंसे। उन्होंने अपने पूरे करियर में डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाया। वो सिर्फ फील्ड पर नहीं, अपने फाइनेंस में भी कंसिस्टेंट रहे और आज भी वो करोड़ों की वेल्थ के साथ ग्राउंडेड पर्सनालिटी माने जाते हैं। अगर सौरभ की ये जर्नी आपको इंस्पायर कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे की कहानी भी मिस न करें। अगले भाग में सौरभ समझेगा क्यों लक और रिस्क फाइनेंस की दुनिया में ट्विन ब्रदर्स की तरह हैं और कैसे हम किसी की सफलता को देखकर उसकी पूरी कहानी नहीं समझ पाते। क्या आप भी कभी किसी को देखकर सोचे हैं ये बंदा तो लकी है, लेकिन क्या आपने उसकी मेहनत या रिस्क को भी देखा? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 5। सौरभ एक दिन अपने पुराने दोस्त अमित से मिला, जो अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया था। बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और एक्सपेंसिव वॉच देखकर सौरभ थोड़ी देर के लिए खुद को छोटा समझने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया, हमेशा जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। उसी शाम उसने किताब में एक नया चैप्टर पढ़ा जिसने उसकी सोच को फिर से रीसेट कर दिया। 12वां सबक, लक और रिस्क, 2 अनदेखे चेहरे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। आप किसी की सफलता देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत या चांस फैक्टर को नहीं जान सकते। बिल गेट्स एक ग्रेट एग्जाम्पल है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो दुनिया के सिर्फ उन गिने चुने स्कूल्स में पढ़े जहां कंप्यूटर था? वो टैलेंटेड थे, पर उन्हें राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होने का बेनिफिट मिला। यही लक है। वहीं उसके जैसे ही एक और ब्रिलियंट स्टूडेंट, केंट एवंस, उनकी तरह आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। यही रिस्क है। सोचिए, क्या कभी आपने भी अपनी सक्सेस को सिर्फ मेहनत का नतीजा माना है या फेलियर को सिर्फ अपनी गलती? क्या हो अगर उसमें लक या रिस्क का भी बड़ा रोल हो? कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हम सब उससे कुछ सीख सकें। 13वां सबक, नेवर जज सक्सेस बाय आउटकम्स ओनली। सौरभ अब सोचने लगा, क्या मैं भी दूसरों की सक्सेस को सरफेस से जज करता हूं? किताब में ऑथर बताते हैं कि कई लोग रिस्की बेट्स लगाते हैं और अगर लकी रहे तो करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और सोचते हैं मुझे भी ऐसा करना चाहिए। एग्जाम्पल, कई लोग क्रिप्टो करेंसी से रिच बने, लेकिन उससे ज्यादा लोग बर्बाद भी हुए जिनकी कहानियां किसी ने नहीं सुनी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रतन टाटा वर्सेस विजय माल्या। विजय माल्या ने फ्लैम्बॉयंस और दिखावे के साथ बिजनेस किया और फेलियर का सिंबल बन गए। वहीं रतन टाटा ने हर डिसीजन को लोगों की भलाई और एथिक्स के लेंस से देखा और आज भी वो सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। सौरभ ने सीखा, सस्टेनेबल वेल्थ रिक्वायर्स वैल्यूज, नॉट जस्ट विजन। याद रखने वाली बात, हर रिजल्ट के पीछे सिर्फ टैलेंट या मेहनत नहीं होती, कई बार टाइमिंग, एनवायरनमेंट और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं। इसलिए कभी खुद को या किसी और को जज करने से पहले पूरी पिक्चर देखने की कोशिश करें।
अगर आपको लग रहा है कि सौरभ की सोच आपके जैसे किसी इंसान से मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट भी आप तक समय पर पहुंचे। अगले भाग में सौरभ सीखेगा क्यों हमें फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और कैसे प्लानिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी ही हमें लंबे समय तक टिकाए रखती है। क्या आपने कभी बहुत परफेक्ट प्लानिंग की लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई? कमेंट करके बताएं, हम अगली कहानी में इसी को एक्सप्लोर करेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 5। सौरभ एक दिन अपने पुराने दोस्त अमित से मिला जो अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया था। बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और एक्सपेंसिव वॉच देखकर सौरभ थोड़ी देर के लिए खुद को छोटा समझने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया, हमेशा जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। उसी शाम उसने किताब में एक नया चैप्टर पढ़ा जिसने उसकी सोच को फिर से रीसेट कर दिया। 12वां सबक, लक और रिस्क, दो अनदेखे चेहरे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। आप किसी की सफलता देख सकते हैं लेकिन उसके पीछे की मेहनत या चांस फैक्टर को नहीं जान सकते। बिल गेट्स एक ग्रेट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो दुनिया के सिर्फ उन गिने चुने स्कूल्स में पढ़े जहां कंप्यूटर था? वो टैलेंटेड थे पर उन्हें राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होने का बेनिफिट मिला। यही लक है। वहीं उसके जैसे ही एक और ब्रिलियंट स्टूडेंट, केंट एवंस, उनकी तरह आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। यही रिस्क है। सोचिए, क्या कभी आपने भी अपनी सक्सेस को सिर्फ मेहनत का नतीजा माना है या फेलियर को सिर्फ अपनी गलती? क्या हो अगर उसमें लक या रिस्क का भी बड़ा रोल हो? कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हम सब उससे कुछ सीख सकें। 13वां सबक, नेवर जज सक्सेस बाय आउटकम्स ओनली। सौरभ अब सोचने लगा, क्या मैं भी दूसरों की सक्सेस को सरफेस से जज करता हूं? किताब में ऑथर बताते हैं कि कई लोग रिस्की बेट्स लगाते हैं और अगर लकी रहे तो करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और सोचते हैं मुझे भी ऐसा करना चाहिए। एग्जाम्पल, कई लोग क्रिप्टो करेंसी से रिच बने लेकिन उससे ज्यादा लोग बर्बाद भी हुए जिनकी कहानियां किसी ने नहीं सुनी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रतन टाटा वर्सेस विजय माल्या। विजय माल्या ने फ्लैम्बॉयंस और दिखावे के साथ बिजनेस किया और फेलियर का सिंबल बन गए। वहीं रतन टाटा ने हर डिसीजन को लोगों की भलाई और एथिक्स के लेंस से देखा और आज भी वो सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। सौरभ ने सीखा, सस्टेनेबल वेल्थ रिक्वायर्स वैल्यूज, नॉट जस्ट विजन। याद रखने वाली बात, हर रिजल्ट के पीछे सिर्फ टैलेंट या मेहनत नहीं होती, कई बार टाइमिंग, एनवायरनमेंट और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं। इसलिए कभी खुद को या किसी और को जज करने से पहले पूरी पिक्चर देखने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि सौरभ की सोच आपके जैसे किसी इंसान से मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट भी आप तक समय पर पहुंचे। अगले भाग में सौरभ सीखेगा क्यों हमें फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और कैसे प्लानिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी ही हमें लंबे समय तक टिकाए रखती है। क्या आपने कभी बहुत परफेक्ट प्लानिंग की लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई? कमेंट करके बताएं, हम अगली कहानी में इसी को एक्सप्लोर करेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 6। अब सौरभ सेविंग्स करने लगा था, सिप शुरू कर दी थी, खर्चों पर कंट्रोल भी पा लिया था। उसके दोस्त अब उसे स्मार्ट इन्वेस्टर कहने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में अचानक अनाउंसमेंट हुआ, रिसेशन की वजह से कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही थी और कुछ लोगों की नौकरी खतरे में थी। सौरभ घबरा गया। उसने सोचा, मैंने तो सब कुछ प्लान किया था, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? और उस रात उसने किताब में पढ़ा एक नया चैप्टर जिसने उसे एक प्राइसलेस लेसन दिया। 14वां सबक, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज टू प्लान ऑन द प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान।
यानी कोई भी प्लान 100% काम नहीं करता। सौरभ को अब समझ आया, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और पैसा सिर्फ अर्निंग या सेविंग का नहीं, सर्वाइवल का भी गेम है। उसने अपने इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस पहली बार महसूस की। 15वां सबक, बी फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। किताब में लिखा है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग उन प्लान्स को भी बदलना जानते हैं जो कभी बहुत अच्छे लगे थे। जैसे जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की थी, लेकिन जब मार्केट की डिमांड बदली तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरीज सबको जोड़ा। यही अडेप्टेबिलिटी है और यही एक स्किल है जो हर इन्वेस्टर को सीखनी चाहिए। सौरभ ने भी अपने एक्सपेंसेस को फिर से रिस्ट्रक्चर किया, जरूरी खर्च रखे, लक्ष्य टाल दी और 1 साल की सैलरी का बैकअप प्लान बनाना शुरू किया। सोचिए, क्या आपने भी कभी कोई सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाया था जो बाद में फेल हो गया? क्या आपने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी? अगर नहीं, तो नीचे कमेंट करें और अगली बार प्लानिंग करते समय इस अनुभव को याद रखें। 16वां सबक, रूम फॉर एरर। किताब में एक लाइन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग फॉर थिंग्स यू कांट प्लान फॉर। यानी अनसर्टेनिटी को हिस्सा मानकर चलना ही मैच्योरिटी है। सौरभ ने अब अपने हर फाइनेंशियल गोल में बफर जोड़ना शुरू कर दिया। मान लीजिए वो 5 लाख रुपए की सेविंग प्लान कर रहा है, तो अब उसका गोल 6 लाख रुपए होता था, ताकि अचानक आई मुसीबत उसे जीरो पर न ला दे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने जब अपना टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया था, तब उन्होंने हमेशा बदलते मार्केट, सप्लाई क्राइसिस और गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान में रखकर अपने एम्पायर को बिल्ड किया। उनकी स्ट्रैटेजी रिजिड नहीं थी, वो बदलते थे, सीखते थे और आगे बढ़ते थे। सौरभ ने महसूस किया, जो बदलता है वही टिकता है। अगर आपको सौरभ की ये जर्नी वैल्यूएबल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पार्ट 7 भी मिस न करें। अगले भाग में सौरभ सीखेगा क्यों धीमा और स्टेडी अप्रोच ज्यादा मजबूत होती है और कैसे इंपेशेंस और क्विक रिजल्ट्स की चाह हमें गलत फैसले की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कोई गलत डिसीजन लिया है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी स्टोरी किसी और को रियलिटी चेक दे सकती है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 7। अब रिसेशन का असर थोड़ा कम हुआ था। सौरभ की जॉब बच गई थी, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उसे एक बहुत गहरी सीख दे दी थी, डोंट टेक स्टेबिलिटी फॉर ग्रांटेड। अब वो बहुत कॉशियस और कैलकुलेटेड डिसीजंस ले रहा था। लेकिन तभी उसने अपने एक दोस्त को देखा जो अचानक एक क्रिप्टो स्कीम में 50,000 रुपए लगा बैठा और कुछ ही हफ्तों में सब गवा दिया। सौरभ हैरान रह गया। उसने पूछा, तूने एक बार भी सोचा नहीं कि इतना रिस्क क्यों ले रहा है? दोस्त बोला, भाई, सब जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और यहीं से शुरू हुआ सौरभ का अगला लेसन। 17वां सबक, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग वेल्दी इज वन थिंग, स्टेइंग वेल्दी इज अनदर। जो लोग धीरे धीरे कंसिस्टेंट वेल्थ बनाते हैं वो लंबे समय तक रिच रहते हैं, लेकिन जो लोग शॉर्टकट या क्विक मनी के पीछे भागते हैं वे अक्सर फंस जाते हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ का 90% हिस्सा 50 की उम्र के बाद बनाया, सिर्फ पेशेंस और कंपाउंडिंग से। 18वां सबक, ओ इम्पेशेंस इज एक्सपेंसिव। सौरभ ने जाना कि इम्पेशेंस ही मैक्सिमम फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जड़ है। किताब कहती है कि जब लोग बॉर्डम, फियर या ग्रीड से इन्वेस्ट करते हैं तो वो जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो गलत डिसीजंस लेते हैं। जैसे मार्केट गिरते ही सिप बंद कर देना, किसी दोस्त की बातों में आकर गोल्ड या क्रिप्टो में बिना सोचे पैसा लगा देना, 10 दिन में 10,000 रुपए को 1 लाख रुपए बनाने के सपने देखना। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला। झुनझुनवाला सर को इंडियाज वॉरेन बफेट कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने पहले 100 रुपए करोड़ बनाने में डेकेड्स लगाए थे? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी पेशेंस और विजन। उन्होंने टाइटन,
लुपिन जैसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म विजन से इन्वेस्ट किया, ना कि तेजी से रिटर्न पाने की उम्मीद में। याद रखने वाली बात, इन्वेस्टिंग एक रेस नहीं है, यह एक जर्नी है जिसमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस से ही डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। सौरभ अब अपने पोर्टफोलियो को एग्रेसिवली नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिकली ग्रो करने लगा था। सवाल आपसे, क्या आपने भी कभी किसी गेट रिच क्विक स्कीम में इन्वेस्ट किया है? क्या उसका रिजल्ट वैसा निकला जैसा आपने सोचा था? कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी जरूर बताइए ताकि और लोग उससे सीख सकें। अगर आपको ये स्टोरी वैल्यूएबल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में बहुत गहरे लेसन्स हैं। अगले भाग में सौरभ समझेगा क्यों फ्रीडम यानी पैसा होने के बावजूद ना काम करने की मजबूरी होना असली वेल्थ है, और कैसे हम सबको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज खुद सेट करनी चाहिए। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपनी जॉब या बिजनेस के गुलाम बन गए हैं? अगर हाँ, तो अगला भाग जरूर सुनिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी सबसे बड़ी फ्रीडम गोल क्या है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 8। अब सौरभ का फाइनेंशियल लाइफ काफी स्टेबल हो गया था। EMI टाइम पर भर रहा था, सेविंग्स हो रही थी, इन्वेस्टमेंट्स भी स्टेडी चल रहे थे। लेकिन एक दिन उसका बॉस उसे देर रात तक रुकने को कहता है और वीकेंड पर भी प्रेजेंटेशन मांग लेता है। सौरभ फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सोचा, मैं इतना पैसा तो कमा रहा हूं, लेकिन अपने टाइम का मालिक तो आज भी नहीं हूं। और यहीं से उसे याद आया किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। 19वां सबक, फ्रीडम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। आप करोड़ों कमा लो, लेकिन अगर आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, डिसीजंस लेने की आजादी नहीं है, तो असल में आप अमीर नहीं हैं। सौरभ को अब यह समझ में आने लगा था कि असली सक्सेस तब है जब आप कह सको, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, नितिन कामत, जीरोधा फाउंडर। नितिन कामत, जीरोधा के फाउंडर, जो आज एक अरबपति हैं, उन्होंने खुद को सिर्फ एक स्पेसिफिक समय तक ही काम करने की लिमिट दी है। वो अपने कैलेंडर में फ्री टाइम ब्लॉक करते हैं ताकि वो सोच सकें, सीख सकें और फैमिली के साथ समय बिता सकें। उन्होंने वेल्थ क्रिएट करने का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, इंडिपेंडेंस रखा। 20वां सबक, डिफाइन योर ओन सक्सेस। सौरभ अब दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर इंप्रेस नहीं होता था। अब वो सोचने लगा, मुझे कितना पैसा चाहिए, किस तरह की लाइफ चाहिए, क्या मैं 12 घंटे की जॉब चाहता हूं या 6 घंटे का काम और रेस्ट का टाइम अपने लिए। किताब कहती है, द एबिलिटी टू डू वॉट यू वॉन्ट, व्हेन यू वॉन्ट, विद whom you want, फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, इज प्राइसलेस। और ये सब पॉसिबल है अगर आप अपने खर्चों, डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखें। सोचने की बात, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये सब पैसे क्यों कमा रहा हूं? किस गोल के लिए? क्या आपका गोल सिर्फ दिखावे के लिए है या आप अपने टाइम के मालिक बनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? सौरभ की सीख। अब सौरभ अपनी प्रायोरिटीज साफ करने लगा। उसने कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट किया ताकि वो फ्यूचर में अपनी जॉब पर डिपेंड न रहे। वो धीरे धीरे अपनी फ्रीडम फंड बना रहा था, जिससे वो फ्यूचर में खुद के रूल्स पर जी सके। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सर्कल्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम अगले पार्ट्स में और गहरी बातें शेयर करें। अगले भाग में सौरभ समझेगा कि क्यों कंपैरिजन हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कमजोर बनाता है और कैसे हम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी जर्नी को खराब कर बैठते हैं। क्या आप भी कभी दूसरों के अचीवमेंट्स देखकर खुद को कम आंकते हैं? अगर हाँ, तो अगला पार्ट आपके लिए आई ओपनिंग होने वाला है। कमेंट में बताइए, आपकी बिगेस्ट कंपैरिजन कौन से मोमेंट में हुई थी? द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 10।
एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान सौरभ और उसके कुछ कोलीग्स एलोन मस्क, जेफ बेजोस और रतन टाटा जैसे लोगों के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, भाई ये लोग तो बॉर्न जीनियस हैं। दूसरे ने कहा, नसीब भी बड़ा स्ट्रांग है इनका। सौरभ के मन में सवाल उठा, क्या किसी की सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से होती है या लक भी उतना ही जरूरी है? उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां मॉर्गन हाउसल ने इस टॉपिक को बड़ी सादगी और सच्चाई से एक्सप्लेन किया है। 23वां सबक, अ लक रिस्क दोनों होते हैं इनविजिबल फोर्सेस। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स, बोथ आर रियलिटीज दैट कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम आउटकम्स। जब कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसकी स्ट्रैटेजी, मेहनत और माइंडसेट पर फोकस करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद सही टाइम, राइट प्लेस और राइट अपॉर्चुनिटी ने भी उसका साथ दिया हो। उसी तरह किसी की फेलियर को देखकर उसे इरेस्पॉन्सिबल या लेजी कहना भी गलत है, शायद सर्कमस्टेंसेस ने उसका साथ नहीं दिया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। एक बिल गेट्स, उन्होंने अपनी पहली कोडिंग अपॉर्चुनिटी स्कूल के अंदर ही पाई थी, जो उस वक्त शायद पूरे अमेरिका में सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड स्कूल्स को ही मिलती थी। उन्होंने खुद कहा, If I were born a few years earlier or later, or in different school, my story would have been very different. रतन टाटा, जब 2008 में उन्होंने नैनो लॉन्च की तो ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। उनका विजन था कार फॉर एवरी इंडियन। लेकिन टाइमिंग और परसेप्शन की वजह से प्रोडक्ट को वो सक्सेस नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। क्या उन्होंने मेहनत कम की थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन रिस्क और पब्लिक रिस्पॉन्स का फैक्टर ज्यादा भारी पड़ा। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी ने मेहनत कम की हो लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा मिला? या किसी ने दिन रात मेहनत की लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी? कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। 24वां सबक, बी काइंड, बी हम्बल। किताब कहती है, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर। Be careful who you look down upon or criticize. Luck and risk make it hard to tell who's smart and who's just lucky. अब सौरभ हर सक्सेसफुल इंसान को देखकर सिर्फ ये नहीं सोचता कि मैं इससे पीछे क्यों हूं। अब वो सोचता है, मैं क्या सीख सकता हूं और मैं किन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं। यही माइंडसेट उसे ग्राउंडेड और मेंटली पीसफुल बना रहा था। सौरभ की सीख। अब वो अपने छोटे छोटे विंग्स पर भी खुश रहने लगा। उसे समझ आ गया था कि हर इंसान का जर्नी यूनिक होता है और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन पर रिग्रेट करना वक्त की बर्बादी है। अगर आपको ये लेसन वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल कोच विकास राज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी जर्नी स्टडी और इंस्पायर्ड बनी रहे।